नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपका, विकास जो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले प्राप्त करते हैं। यानी शारीरिक विकास में जब बच्चे जो होते हैं उनमें पहले कौन सा कौशल आता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है उनमें आता है आपका जो स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल है वो आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। यानी फिर क्या होता है, सबसे पहले क्या है वो गतिक कौशल सीखेंगे। यानी पहले वो अपना गतिक कौशल, यानी आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, उस समय बच्चा जो होता है वह क्या होता है, अपने हाथों को, यानी हाथ और पैर पे क्या है, सबसे पहला उसका क्या है, कंट्रोल बनता है। फिर उसके बाद उसे हम बोलते हैं गतिक कौशल। और फिर उसके बाद क्या होता है, सूक्ष्म मांसपेशियाँ, यानी जो आपकी छोटी नसें होती, यानी फिर उसके बाद 3 साल या फिर 2-3 साल बाद बच्चा क्या होता है, खिलौने को पकड़ने लग जाता है। यानी जो उसकी उँगलियाँ हैं उन पे उसका कंट्रोल रहने हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं आपका सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे पहले स्थूल गति कौशल सीखते हैं और फिर उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपका पूछा क्या है कि विकास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। विकास केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। केवल क्या है, आपका विकास जो है पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर है विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाली एक अस्थायी परिवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है आपका विकास। और आपको पता होगा कि विकास जो है वह किसका निर्भर करता है, किन कारकों पे निर्भर करता है, आपकी 2 कारकों पे, जो कि होता है आपके पर्यावरण और आनुवांशिकता। आपका मिश्रण होता है, पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों पे ही आपका जो विकास होता है वह क्या होता है, डिपेंड होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता एक प्रमुख उपलब्धि है, ठीक है। आपकी जो है प्रतीकों का यानी चिन्हों का जब निर्माण करना शुरू कर देता है बच्चा, तो वह कौन सी अवस्था में होता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, ये तो पहली अवस्था होती है, ये नहीं होता है। तो आपका जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या होता है, आपका 2 से 7 वर्ष तक का होता है बच्चा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वह क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक का होता है। और उसमें क्या होता है, प्रतीक एवं चिन्हों का उपयोग करना वो सीख जाता है, यानी प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो है उनको सीख जाता है बच्चा। यहाँ पे जो है प्रतीक जो है चिन्ह, यानी उनको लगाना सीख जाता है, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। फिफ्थ आपका प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह वर्गाकार वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि जिसमें वह एक गोलाकार वस्तुओं, यानी एक गोलाकार वस्तु है उसकी जगह एक वर्गाकार वस्तु तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के लिए एक तरीका बदलती है। यानी कि हम क्या है, सपोज एक गोलाकार वस्तु है उसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे, मतलब हाथ ऐसे, जो आपका गोलाकार वस्तु है उसको हाथ आपका कुछ दूसरे तरीके से कैच करेगा, और आपका जो है वर्गाकार जो है यानी स्क्वायर जो है उसके लिए क्या है, आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं समंजन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम बोलेंगे समंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपका जो है 2023 में ही पूछा गया आपका, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये आपका 2023 में पूछा गया है, आपको इसे याद रखना है, इसे हम बोलेंगे आपका समंजन। फिर आपका छठा प्रश्न आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। आपका ये कोलबर्ग से प्रश्न है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखी, या फिर दंड आज्ञा पालन नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की तो नहीं होगा इसमें। आपका थर्ड और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें से आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला उत्तर, यानी जो होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इसे हम बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के अधिगम को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। नकारात्मक प्रतिपुष्टि जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। पुरस्कार देना, पुरस्कार दंड भी गलत होता है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। पाड़ प्रदान करना चाहिए, पाड़ मतलब एक ढांचा या फिर एक टेम्पररी हेल्प हम क्या है बच्चे को देते हैं, तो ये आपका सही है। पाड़ आपका जहाँ पे भी आ जाएगा वाइगोस्की की थ्योरी में ये आपका सही है। फिर है सकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन की बात आपका जो है लेव वाइगोस्की नहीं कहते हैं, इस ये स्किनर कहते हैं पुनर्बलन की बात। तो आपका जो है थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि पाड़ यानी प्रदान करना चाहिए, एक ढांचा होता है जिससे कि बच्चे क्या है अपने क्या है अपने टास्क को पूरा कर सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि चिंतन, चिंतन क्या होता है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है कि चिंतन क्या होता है। बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है, कि बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जो है बीच में जो है सहभागी, यानी जहाँ पे सहभागी यानी क्या है, सहभागी गतिविधि, आपका सहभागी यानी बच्चा जो है सामाजिक है, और जहाँ पे भी सामाजिक आ जाएगा वहाँ पे आपका वाइगोस्की का उत्तर आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखना आपका पेपर 2 जो है इसमें आपके प्रश्न थोड़ा जो आपकी लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है। अब यहाँ और ऑप्शन देखते हैं हम कि बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तब घटित होता है जब उत्तेजन और प्रतिक्रिया का अनुबंधन होता है। उत्तेजन और प्रतिक्रिया जो आपके व्यवहारवाद करते हैं, आपके संज्ञानादित नहीं करते हैं। भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं होता, कि भाषा जो है विकास में कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधि, ये याद रखना आपकी, यहाँ पे बोला गया है सहभागी गतिविधि यानी वो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, यानी समाज में रह रहे हैं बच्चे के दौरान सह निर्मित हो, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज घुमा देते हो। फिर 9वां प्रश्न आपका, कक्षा कक्ष में बच्चे अधिगम की प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार करते हैं और वे अपनी गति, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम करते हैं। तो ये कौन सी कक्षा में होता है जहाँ पे बच्चे जो है वह क्या है सक्रिय भागीदार हैं आपके, और क्या है अपनी गति, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार क्या है अधिगम कर रहे हैं, तो ये होता है आपके प्रगतिशील कक्षा में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आप आता बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत आपका दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, ये सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, तो ये तो गलत होगा। आपका जो गार्डनर है उन्होंने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि दी है, और उन्हें क्या है कहा है कि बुद्धि क्या है बहुत सी प्रकार की, यानी बहुबुद्धि दिया है उन्होंने, कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार की होती है। 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी। फिर दूसरा है आपका कि एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, तो ये भी गलत है कि बुद्धि क्या है जन्म के दौरान ही निर्धारित हो जाती है, बिल्कुल गलत। अगर किसी को पेंटर बनना है तो क्या है उसमें बचपन से ही उसमें जब वो जन्म लेगा तो तब से क्या वो पेंटिंग करना शुरू कर देगा, या फिर उसमें पेंट के लक्षण आएंगे, बिल्कुल गलत, ये गलत हो जाएगा। फिर अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं होती है, ये भी सही लग रहा है आपका। 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल, बिल्कुल गलत, 5 प्रकार के नहीं, आपके 8 प्रकार के होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर थर्ड ऑप्शन आपका बचता है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न आपका, बालक एवं बालिकाओं को निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास, निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि यह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थन कौन करते हैं, नोम चॉम्स्की नहीं, जीन प्याजे जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आ जाएगा। जीन प्याजे ने निज भाषा नहीं, जो बच्चे जो है वह क्या है अहम केंद्रित वाक, अहम केंद्रित वाक के बारे में आपके जीन प्याजे कहते हैं। जीरोम ब्रूनर नहीं होगा, आपका होगा इसमें लेब वाइगोस्की। लेब वाइगोस्की ने आपका निज भाषा के बारे में बच्चों को कहा है कि बच्चे जो है जब अपने मन में चिंतन करते हैं और कुछ बात कहते हैं, अपने स्वचिंतन करते हैं, तो उसको क्या है आपका जो है लेब वाइगोस्की ने उसे आपका दिया निज भाषा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। तो आपका फोर्थ लेब वाइगोस्की इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका है 12वां प्रश्न आपका कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी, आपको बताना है कि कम करना है हमको, जेंडर रूढ़िवादिता को हमको क्या है कम करना है। तो जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था करेंगे, यानी सबको लड़कों को अलग लड़के को अलग बैठाएंगे क्लास में, ये गलत हो जाएगा। जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान देंगे, यानी क्या है किसी एक प्रत्येक जेंडर के प्रति ध्यान देंगे, तो ये भी आपका गलत है।
जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, यानी लड़कों को अलग खेल देंगे, लड़कियों को अलग खेल देंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही। जहाँ पे भी चर्चा करना आएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें क्या है, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करनी चाहिए, तो आपको ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए। विविध गतिविधियां आपका पॉजिटिव होता है, विविध गतिविधियां करानी चाहिए, सही लग रहा है आपका। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज गलत हो जाएगा। मूल्यांकन के तरीकों को बेहद अनम्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत। एक समान और मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना चाहिए, कि आपका क्या है कि एक समान और मानकीकृत पाठ्य चर्चा जहाँ पे भी आएगा गलत हो जाएगा। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करानी चाहिए आपको टीचर को, कि बच्चों को एंगेज करने के लिए टीचर को क्या है, आपका बहुत सारी एक्टिविटी करानी चाहिए, ताकि बच्चों को क्या है, मन लगे अपना जो है अधिगम में। फिर है आपका नेक्स्ट है 14 प्रश्न है आपका कथन और तर्क का प्रश्न है ये। तो कथन देखते हैं, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। कि आपका पूछा गया है कि आप जब बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो उस समय क्या है कि बच्चों का जो मूल्यांकन है, कि परीक्षाएं मूल्यांकन एकमात्र तरीका नहीं है आपका लिखित परीक्षाएं, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि बच्चे रट कर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, कि बच्चे जब रटते हैं, रटना जहाँ पे भी आ जाएगा वह तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है 4th इसमें सही हो जाएगा, कि दोनों असत्य हैं। फिर से आ गया आपका कथन एवं कारक का प्रश्न आ गया आपका, कि समावेशी शिक्षण ऐसी शैक्षणिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक भाषाएं व विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है, बिल्कुल सही। आपकी समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें बच्चों के मतलब हम क्या है, उन बच्चों को, सभी बच्चों को शामिल करते हैं, बजाय कि उन पे शारीरिक, मानसिक जो भी उनका जो भिन्नताएं होती है उनको छोड़कर, चाहे वो क्या है बच्चा दृष्टिबाधित है, या फिर जो सुनाई नहीं देता, या फिर बहुत एवरेज बच्चा है, या फिर बहुत ही गिफ्टेड बच्चा है, तो हम समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कि हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो यही आपका पूछा गया है, तो ये आपका कथन तो सही है। फिर यहाँ पे तर्क जो है वो दे रहा है वो, कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही है। कि आपका समावेशन जो है वह क्या है, कि एक व्यापक दर्शन है, यानी इसमें सभी बच्चे इंक्लूड हो सकते हैं, केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, केवल और केवल आपके दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कथन भी सही है आपका, तर्क भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका 16 प्रश्न है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिका को विविधता को किस तरह देखना चाहिए, सीखने में अवरोध के रूप में, कि जो है विविधता, यानी विविधता जो है बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसी विविधता को एक शिक्षक को क्या है कि अवरोधक के रूप में, कि यह क्या है अवरोध कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल गलत। नज़रअंदाज करना चाहिए, गलत। कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्य चर्चा आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले, बिल्कुल आपका चौथा आपका सही हो जाएगा। कि आपकी जो विविधता होती है उसे क्या है टीचर को क्या है स्वीकार करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या है सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और क्या है यह क्या है, जैसा आपने पढ़ा होगा अपनी हिंदी लैंग्वेज की बहुभाषिकता को भी टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है आपका 4th ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। फिर है कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों को और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, यह लक्षण हो सकते हैं। यानी आपका पूछा गया है इसमें कि जो आपका कार्तिक है वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उससे क्या है जो आपके समाज में रहना यानी संवाद करने में मुश्किल होती है, तो ये कौन सा उसका जो है वैकल्य होगा। तो ये आपके यहाँ पे गलत छपा है, लेखन वैकल्य, यहाँ पे लेखन होगा, लेखन वैकल्य।
तो ये लेखन वैकल्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुणज वैकल्य भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। स्वलिनता बिल्कुल सही, स्वलिनता आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे ये पठन वैकल्य हो गए, आप सुधार लीजिएगा, पठन वैकल्य हो गए, यानी डिसलेक्सिया जो होता है, पठन वैकल्य को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो स्वलिनता होगा। स्वलिनता एक ऐसा जो आपका डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में ही लीन रहते हैं, यानी उन्हें क्या है, समाज में जाना पसंद नहीं है, सामाजिक होना पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका कार्तिक है उसे क्या है, संवाद करने में मुश्किलें आ रही है अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, तो वो उसमें क्या है, स्वलीनता की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। यानी क्या है, आपको एक दृष्टिबाधित बच्चा जो है उसके लिए आपको जो है इसमें चुनना है कि कौन सा उसके लिए सही हो रहेगा। कक्षा में गैर जरूरी बाधकों को हटाना बिल्कुल सही। जो भी आपके सपोज एक डेस्क बेंच जो भी हैं, गैर जरूरी जो भी बाधा आएंगी, ताकि बच्चा को क्या है तकलीफ ना हो, वो गिरे ना, जो आपका दृष्टिबाधित बच्चा है जिसे वो, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। विविध प्रकार का दृष्टि प्रस्तुतिकरण देना, यानी आप देखने से रिलेटेड उसको दिखाएंगे तो क्या बच्चे को तो दिखेगा नहीं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर है, बहुत से विज्ञापित विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकलनात्मक चित्रण हो, यानी हम उसे ऐसे पत्र देंगे जिसमें कि क्या होगा, चित्र बने होंगे, संकलनात्मक चित्र बने होंगे, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि चित्र बने होंगे तो बच्चे को हमें क्या है, अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे हमें क्या है, देखने से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं देनी है, तो वो गलत हो जाएगी। फिर आता है चौथा चौथा है आपका कि कक्षा अधिगम को परिशिष्ट करने में करने के लिए अभिलिखित सामग्री, यानी हम क्या है उसे अभिलिखित सामग्री देंगे, तो ये आपका सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट और चौथा आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और चौथा यानी आपका जो है तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका है, रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है, आपका जो रचनात्मक होता है उसकी क्या पहचान है, कि अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। तो ये आपको सही लग रहा है कि जो आपका रचनात्मक होता है उसमें आपकी अब सारी चिंतन आता है, जिसमें क्या है अलग अलग विचारों और अलग अलग उत्तर निकलते हैं, ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है। फिर आपका अविसारी सोच यानी एक ही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये आपका रचनात्मक में नहीं आ जाएगा, कि जहाँ पे क्या है आप क्या है एक ही उत्तर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, निष्क्रिय नकल की क्षमता, यानी नकल करना, बिल्कुल गलत। लंबे गद्यांश को रटना गलत, नकल करना गलत, बिल्कुल ये आपका नेगेटिव होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रचनात्मक में जो आपकी रचनात्मकता है उसमें आप क्या करेंगे, अब सारी सोच होगी उसमें, और कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की एक क्षमता होती है आपकी रचनात्मक में, तो आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 20वां है, यदि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहेगी तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यानी आपको जो है रचनात्मकता, आपकी शिक्षिका जो है आपको रचनात्मकता सोच के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है, तो उससे क्या है, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूछा गया यहाँ पे। हमको परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि परिणाम से अधिक अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये तो सही है आपका। फिर क्या है कि क्या है, विद्यार्थियों को आपस में तुलना करनी चाहिए, कि आपस में तुलना करना, कंपटीशन करना, तो यही आपका गलत हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों को पूर्व निष्पादन की तुलना करनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान रखना चाहिए, ये भी सही है आपका। फिर स्व आकलन के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन सेकंड इसमें गलत है, और हमें गलत ही पूछा गया है, क्योंकि मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका नहीं आएगा वहाँ पे आपको गलत ढूंढना है आपका। तो विद्यार्थियों को आपस में क्या है, तुलना करनी चाहिए, ठीक है। तो जो है आपका विद्यार्थियों को आपस में तुलना करनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, तो आपको सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या है, कि निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होगा। केवल जानकारी के प्रचार और पुनरावर्ण की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत, कि केवल उसमें जानकारी, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा गलत ही हो जाएगा वैसे भी। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है आपका जो आपका अधिगम होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आता निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कौन से विद्यार्थी आपका बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपको पूछा गया है इसमें। अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, यानी क्या है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि अपनी जन्मजात जो योग्यता है उनको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, यानी कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा।
मेहनत से खुद के अधिगम व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही। अपनी मेहनत करेंगे तो क्या है, अपने में जो है बदलाव लाएँगे, तो ये सही है आपका। अच्छे अंक प्राप्त करना का किस्मत का खेल है, अच्छे अंक प्राप्त करना जो है, अंक जहाँ पे भी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर है जो एक बार सफल नहीं है, वो कभी सफल नहीं होगा, यानी नेगेटिव है, ये तो वैसे भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि मेहनत से खुद अधिगम व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 23वां प्रश्न है आपका, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी महारत उन्मुख विद्यार्थी शिक्षकों को पैदा करना है, तो क्या है, उच्च अंक प्राप्त करना। अंक प्राप्त करना जहाँ पे भी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, कि क्या है, तुम केवल क्या है प्रतियोगिताएं जीतो, इससे क्या है तुम महारत हासिल करोगे, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, तो यह आपका सही लग रहा है। फिर है असफलता से बचने के लिए उन्हें डर व तनाव पैदा करना, डर तनाव गलत हो जाएगा। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना एक शिक्षक का काम होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? आपका मदद करेगी, तो चलिए देखते हैं आपका क्या है। कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही। उनका ज्ञान है उसको क्या है, उसके निजी जीवन से जोड़ना, ये सही है। केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराना, बिल्कुल गलत। अच्छे अंक गलत हो जाएगा। बराबर वेतन व अभ्यास पर क्या है, प्रैक्टिस, जहाँ पे भी अभ्यास जो आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। कि जहाँ पे आएगा कि बच्चों को बार बार अभ्यास कराओ, प्रैक्टिस कराओ, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सी जानकारी का एक ही समय याद करने के लिए कहना है, कि बहुत सी जानकारी तुम एक ही साथ में याद करो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, ताकि क्या है उनमें लर्निंग जो है ढंग से हो पाए। फिर आपका एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? आपको पूछा गया इसमें कि एक क्या है, सामाजिक जो है रचनावादी कक्षा में अधिगम किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता है, चलिए देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे जो है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, आपका जो है अधिसंज्ञान लेना आपने, तो ये आपका सही है। स्वनियमितता, ये भी सही है। विवेकात्मक सोच, विवेचनात्मक सोच जो है, ये भी आपका सही लग रहा है। फिर उसके बाद है कि आपको फोकस करना है आपका समस्या समाधान पर, ये भी आपका सही है। फिर है अर्थहीन वेदन और दोहराओ, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल यही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी आएगा आपको दोहराना, यानी अभ्यास करना, दोहराना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को समप्रत्ययों की वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं आपकी? विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही। सजा द्वारा हतोत्साहित की जाती है, सजा, जहाँ पे भी सजा आ जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। सजा नहीं देनी है, दंड नहीं देना। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होते हैं आपके संप्रदाय, बिल्कुल गलत। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 26वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रदाय, ये आपका हो गया है। फिर आपका है बच्चे कैसे सीखता है, आपका बच्चे जो हैं वह कैसे सीखता है, आपका ये पूछा गया है, ठीक है। कि प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, जब प्रयोग करेंगे तब सीखेंगे, बिल्कुल सही। सुनकर व बोलकर भी कौशल होते हैं आपके, सही है। चर्चा व मनन करके, चर्चा करना है, मनन करना है, बिल्कुल सही। फिर क्या है, चीज़ें बनाकर वो करके, यानी चीज़ों को क्या है खुद सॉल्व करके, तो ये भी सही है। यानी आपका जो है चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फिर आपका है, एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाली अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होती है जो, यानी आपको जो है बच्चों को क्या है मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है यहाँ पे। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका कि बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, कि चुनौतीपूर्ण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, तो यहाँ पे लिखा है बेहद चुनौतीपूर्ण होती हैं, बिल्कुल गलत। पुनरावृत्ति और उबाऊ होती हैं, उबाऊ यानी आपको बोर करती हैं, गलत। तो आपका जो है मोटिवेशन करेगा आपका मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कि आपका जो है कि एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वो होते हैं जो कि क्या है मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अगर क्या है उन्हें हार्ड देंगे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ईजी दे देंगे तो बच्चे क्या है बोर हो जाएंगे। तो हमें क्या है उनको मध्यम चुनौती वाली आपको जो है टास्क देने हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
फिर आपका अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जो है से जोड़ा जाना चाहिए, यानी उसे किससे जोड़ा जाए, यहाँ पर डैश हो जाएगा, ये से जुड़ा यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत छप रखा है कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। उसे डैश से जोड़ना चाहिए, यानी अनुशासन और तनाव बिल्कुल गलत, डर व सजा गलत, आनंद व संतुष्टि बिल्कुल सही, उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि बच्चों को पढ़ने में अधिगम में क्या आना चाहिए, आनंद होना चाहिए और उन्हें क्या है संतुष्टि मिलनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका कथन और तर्क वाला प्रश्न आ गया कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही कि आपका क्या है परियोजन कार्य देती है, यानी ग्रुप में पढ़ेंगे बच्चे और सहयोगात्मक रूप से कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही है आपका। बच्चे अपनी सह कक्षों में चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल बच्चे जब आपस में चर्चा करेंगे तो क्या है वो बहुत कुछ सीखेंगे, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, यानी आपका जो है ए कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के, या आपका पेपर जो है 2023 में आपके पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और इस चैनल पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट अब हम क्या है आपकी जो है ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी, आपकी जो है पेपर 2 आपकी कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी आपकी, और इसके बाद हम देखेंगे आपका जो ईवीएस होता है, आपका पर्यावरण अध्ययन होता है, उसके आप एमसीक्यू आएंगे अब आपके। आप ऐसे ही सपोर्ट करिए चैनल को। धन्यवाद।